नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ एक तरफ जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी जमकर मोर्चा खोल लिया है। ममता बनर्जी ने तो अमित शाह को सीधे पेन ड्राइव का राज खोलने की चुनौती ही दे दी है, जिसके बाद सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। ममता बनर्जी की बांग्ला में दी गई ये चुनौती जरा सुन लीजिए बांग्ला से, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको जरूर हम बताएंगे कि आखिर इन्होंने कहा क्या है, और जो साथी बांग्ला समझते हैं उनके लिए तो और भी आसान है। जरा सुनिए ममता बनर्जी कह क्या रही हैं। কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে, লক্ष्मणের দণ্ডি मिला है, यानी ईडी की रेड वाला दांव बंगाल में बैकफायर कर रहा है। इधर ममता सरकार ने आज आईपैक पर ईडी की छापेमारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर दी, और दूसरी तरफ कैविएट दाखिल कर ममता सरकार ने शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर इस मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर की जाती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। आपको बता दूं कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एक तरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को अंदेशा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और उसका अंदेशा सही निकला, क्योंकि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एक याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के हेडक्वार्टर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर एजेंसियों के सर्च ऑपरेशन में दखलंदाजी की और रुकावट यानी बाधा डाली। अब दोनों पक्ष अदालत में हैं, यानी पश्चिम बंगाल सरकार और खुद ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ से ईडी, ये दोनों पक्ष अदालत में हैं। तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी पश्चिम बंगाल में पस्त दिख रही है दोस्तों। इधर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो 2.25 करोड़ नाम काटे गए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं जिनके नाम कट गए हैं। इसी के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नए नवेले अध्यक्ष हैं, उनके साथ योगी ने एक वर्चुअल बैठक की है, जिसके बाद हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर जुटवाने की योजना बीजेपी बना रही है। और इधर अखिलेश यादव ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि एसआईआर में पीडीए वोटर्स का नाम काटने की बड़ी साजिश योगी सरकार कर रही है। आइए जरा सुन लीजिए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है?
तो उत्तर प्रदेश का हाल सूरत हाल आप देख रहे हैं और बता रहे थे यहां अखिलेश यादव की किस ढंग से बीजेपी यहां प्लानिंग कर रही है हर बूथ पर 200 वोटर्स को बढ़ाने का, और इसमें बीजेपी अपने हिसाब से काम करेगी, अंदेशा यहां पर जता रहे हैं अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन दो राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिहाज से परेशान है। वहीं जिस तरह बिहार में उसने बड़ी फतह हासिल की है, वहां भी अब नीतीश कुमार का होना क्या बीजेपी को खटक रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं आज अचानक सवाल कैसे उठ रहे हैं और क्यों यहां पर हम इस बात को लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि बीजेपी को नीतीश बाबू क्यों खटक रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बड़े नेता रहे केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर उन्हें यानी वहां के मुख्यमंत्री और इनके साथी केसी त्यागी के साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को यानी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। केसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, जीते जी मिल जाए। आपने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए दे दीजिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए यानी नीतीश बाबू को जिंदा रहते हुए दे दीजिए। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और खुशी जताई है। चिराग पासवान का भी यही स्टैंड है। लेकिन जेडीयू ने यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से, उन्हीं की पार्टी ने इस बात से किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि हाल के दिनों में केसी त्यागी के कई बयान आए हैं और यह पार्टी के आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता है, और प्रवक्ता अगर कह रहा है तो बात में दम है, तभी तो कह रहा है, क्योंकि पार्टी का स्टैंड क्या है वो बता रहा है। सुनिए जरा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो सुना आपने, बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, बहुत बड़ा बयान। राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कह रहे हैं कि केसी त्यागी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं, पार्टी में हैं कि नहीं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यह भी अभी तक पता नहीं है कि वो पार्टी में हैं कि नहीं। उनके वक्तव्यों को जेडीयू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह राजीव रंजन कह रहे हैं। इस बयान से जाहिर है दोस्तों कि जेडीयू अभी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग से सहमत नहीं है, क्योंकि नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें भारत रत्न दिया गया तो बदले में शायद सीएम की कुर्सी ले ली जाए और फिर अडवाणी जी की तरह उनका राजनीतिक संन्यास करवा दिया जाए। नीतीश शायद इस बात को भी समझ रहे हैं कि उन्हें अचानक सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की खबरें बीजेपी के उकसावे पर आ सकती हैं, वरना मांझी, चिराग पासवान, इन तमाम नेताओं ने नीतीश से को भारत रत्न दिए जाने की जो डिमांड है उस पर सहमति क्यों जताई है। ये नेता नीतीश से दूरी बनाने वाले नेता जो हैं, ऐसे ये नीतीश से दूरी बना चुके हैं। आप याद कीजिए, चाहे वो मांझी हो या चिराग पासवान हो, अभी भले एक साथ हैं, और ऐसे नेता एकदम से उन पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और शायद नीतीश बाबू समझ रहे होंगे। बीजेपी की चालों को डिकोड करना अब आसान होता जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है वहां, उस चुनाव से पहले बीजेपी जितने दांव पे चल रही है सब उसके विरोधी और साथी समझ रहे हैं। अजीत पवार ने तो कहा है कि डरा धमकाकर दल बदल करवाया जाता है। अब संजय राउत ने खुलकर कह दिया कि हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलने देंगे। आइए जरा सुन लीजिए संजय राउत को। महाराष्ट्र इग्नोर करना चाहिए। क्या ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे किया जा रहा है? नहीं, बीजेपी अगर कोई करता है तो उनको जूते से मारना चाहिए। अगर कोई जातिवाद करता है, हाँ, हिंदू मुस्लिम करता है, क्या हिंदू मुस्लिम का संबंध है यहाँ? जी बिल्कुल। यहाँ लोकल प्रश्नों के लिए चुनाव है, नागरिक सुविधा के लिए चुनाव है। एक शहर की महानगर पालिका हम चुनने जा रहे हैं, तो यहाँ
धर्म की राजनीति क्यों करते बीजेपी के लोग? लेकिन बीजेपी को ये नशा है, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करते तब तक वो चुनाव में नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। लोगों को ये पूरा खेल समझ में आया है और मुंबई की महानगर पालिका के ऊपर हमारा भगवा लहराएगा, यह हमें पूरे विश्वास है। तो सुन रहे थे आप, यहां संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि अगर चुनाव में कोई हिंदू मुस्लिम करता है तो उनको जूते से मारना चाहिए। यह बड़ा बयान है जो सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को खारिज कर रहा है। आइए दोस्तों, आपने देख लिया महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उधर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और इन तमाम राज्यों को अगर एक साथ समेटने की कोशिश करें तो फिर आप समझेंगे कि इधर दिल्ली में क्या चल रहा है। क्या रणनीतिक तौर पर, रणनीतिक मोर्चे पर बीजेपी की बुरी हार हो रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी को रणनीतिक मोर्चे पर बुरी हार मिल रही है और विपक्ष कैसे चौतरफा वार कर